नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। फेसबुक पर हुई दोस्ती, लड़के ने शादी करने का दिलाया भरोसा, फिर झांसा देकर लड़की को कर लिया अगवा। दोस्तों के साथ 1 महीने तक किया दुराचार। चुंगल से निकलने के बाद पुलिस के पास पहुंची पीड़िता। मगरमच्छ के भय से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल। मवेशियों तक को घर में कर रखा है बंद। और 5वीं सोमवारी पर भी उमरी बाबा गरीबनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। हजार कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपित ने पहले लड़की को फेसबुक के माध्यम से फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। आरोपितों के चुंगल से छूटने के बाद लड़की ने अपनी मां के साथ रविवार को नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें सरैया इलाके के रहने वाले एक युवक और उसके 5-6 दोस्तों को आरोपित किया गया है। पीड़िता की मां ने बताया कि बीते 9 जुलाई की रात करीब 10 बजे नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया गया। लड़की को सरैया इलाके में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर आरोपित युवक से जान पहचान हुई थी। उसके बाद फोन पर बातचीत होने लगी। इस दौरान आरोपी उसके घर के पास कई बार मिलने भी आया। बीते 9 जुलाई को वह अपने दोस्तों के साथ यहां आया और जबरन अपने साथ ले गया। शनिवार को एक चौक पर लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल कराकर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया। इसका साथ घर से ले गए भगाकर, अपहरण कर रखे थे जंगल में, तो वहाँ से भाग के आई थी। तो इसको हम सरैया से खोज के लाए थे चौक पर से। ऐसे भी हम खोज रहे थे 1 महीना से। तो कल अथी के दिन 5 तारीख को पता लगा, तो वहाँ से हम 8 बजे में लाए थे वहाँ से खोज के रूम पर। आई तो क्या बताए? ये सब बताई से पूछे से कहाँ पर रखे थे, तो बोला से ऐसे ऐसे फलाफन रखे थे जंगल में। और जंगल में से जब भागे हैं वहाँ से कोई नहीं था लग में, भागा है। तो हम आए चौक पर, एगो बाइक वाला से बोला से हमको भैया थोड़ा आगे पहुँचा दो, तो इसे पहुँचा दिया। उधर तो हम खोजिए रहे थे सब जगह, माने हम तो 1 महीने से परेशान थे खोजते खोजते। तो खोजे तो पता उता ऐसे नंबर उम्बर सबके दिए थे, तो सब पता उता लगाते लगाते में ऐसे भी हम निकलल थे खोजही के बेर में, तो मिला तो हम लेके आए रूम पर। गलत भी किया है? गलत 1-2 दिन कर भी किया है, पूछे है तो बोला 1-2 दिन किया है। जो लास्ट शुरू में ले गए था, क्या आदमी थे? ऐसे तो यहाँ से ले गए हैं 1 आदमी। गलत क्या आदमी किया है? ऐसे 1 आदमी किया है गलत, 1-2 आदमी। आई तो पूरी बात बेटी बात बताई? हाँ, ये बताई थी, मिली है। तो कौन सब था? इसको हम सबको नहीं चिनते हैं। एगो का नाम तो चिनते हैं, नंबर से निकाले थे, सत्यानंद नाम है। कहाँ का है? उसका मालूम तो नहीं था कहाँ का है। जब बच्ची गायब हुई तो थाना में कंप्लेन की थी? हाँ, किए थे। कौन थाना में? यही थाना में की। क्या गुमशुदगी का, अपहरण का? हाँ, अपहरण का दिए थे। अच्छा, तो उसमें पुलिस खोजी उजी नहीं? अब खोज रहे थे, तो पुलिस खोजे, हम भी खोज रहे थे, सबका तो खोजिए रहे थे। खोज रहे? बेटी मिल गई है? हाँ, मिल गई। आप क्या चाहती हैं? पहले उस पर कार्रवाई कीजिए। न्याय मिले? न्याय हो आपके साथ? हाँ, न्याय हुआ है पहले। दोषी उसको सजा मिले? हाँ। लड़की जो है, लड़की के घर में जो है जो अपहरण करता था वो आकर मारपीट कर ले गया उसको, और लेकर उसको 1 महीना लगभग सरैया के जो जंगल में उसको रखा। उसके बाद जो है लड़की जो है परसों जो है
किसी तरह भाग कर घर आई है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है मैम? आगे अभी कार्रवाई की जाएगी, चूँकि लड़की अभी कोरोना टेस्ट अभी हो रहा है उसका, उसके बाद जो है हम लोग अपने स्तर से अनुसंधान करके कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी भी है क्या इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की जाएगी। मुजफ्फरपुर के बोचा थाना में करीब 8 वर्ष पूर्व 11 करोड़ रुपए के धान घोटाले को लेकर 3 राइस मिलरों पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में कई परत खुलकर सामने आई है। पता लगाया गया कि कागज पर ही सिर्फ मिल को दर्शाया गया था, यहां तक कि धान की ढुलाई में जिस वाहन का इस्तेमाल करने का जिक्र किया गया है वह भी फर्जी पाया गया। मुजफ्फरपुर के सभी पदाधिकारियों से डीएम प्रणव कुमार ने 20 बड़े बकायेदारों की सूची मांगी थी। एसडीओ पूर्वी ने इसकी सूची भी जारी की थी। इन बकायेदारों को अंतिम नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जांच में पता लगा कि कई राइस मिलरों का नाम और पता फर्जी है। एक राइस मिल संचालक ने महज 1 लाख रुपए का चेक भेजा, जबकि उसके यहाँ करीब 80 लाख रुपए बकाया है। अब इन सभी को 31 अगस्त तक का अंतिम समय देने की तैयारी की जा रही है। करीब 300 से अधिक वैसे बकायेदार हैं जिनके यहाँ अरबों रुपए बकाया है। इसमें कई राइस मिलर भी शामिल है जिनका नाम धान के बदले चावल घोटाले में भी दर्ज है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सभी बकायेदारों की सूची अलग अलग नीलाम पत्र पदाधिकारियों ने तैयार कर ली है। अब इन सभी को डीएसपी और थाना अध्यक्ष के माध्यम से भी नोटिस तामिला कराने की कवायद की जा रही है। अभी जितना हम लोग का जो मिलर है जिसमें सर्टिफिकेट केस चल रहा है और जो अन्य ऋणी हैं दोनों पर हम लोग पैरेलल कार्रवाई चल रहे हैं, और जितना बैंक है सभी बैंक का जो बड़े बड़े बकायेदार हैं उनको तो अंतिम चरण में हम लोग अंतिम चेतावनी नोटिस में उनको हम लोग दिए हुए हैं। प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सभी थानाध्यक्ष डीएसपी के साथ मीटिंग भी हुई है। और मिलर के मामले में यह है कि बडी वारंट और डिजिटल वारंट हम लोग का निकल चुका है और उसमें तामिला की कार्रवाई की जा रही है। और जो सभी बकायेदार जो हैं उन लोग से भी यही रिक्वेस्ट करती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो अपना बकाया संबंधित बैंक को जमा कराएं कि ताकि सर्टिफिकेट केस का निष्पादन हो सके। लगातार रिमाइंडर के बाद भी लगातार रिमाइंडर के बाद अंतिम चेतावनी नोटिस हम लोग यहीं दिए हैं और उसका तामिला आते ही फिर जो बडी वारंट है हम लोग के स्तर से निकल जाएगा। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक उनकी परेशानी बढ़ेगी और बडी वारंट के बाद जेल में जाने के बाद भी जो खर्च होता है जेल के अंदर वही ऋणी को ही वहन करना होता है। इसीलिए सबसे यहीं हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो उनके ऊपर बकाया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार ही नोटिस चला गया है और अंतिम चेतावनी नोटिस जा रहा है और उसके बाद वारंट निकालने की कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त की डेडलाइन? हाँ, 31 अगस्त हम लोग का डेडलाइन है, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। कई मिल ऐसे थे जो फर्जी पाए गए थे, वो कागज दिखाया गया था लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रक्रिया जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। उसमें मुजफ्फरपुर के एक नदी में इन दिनों मगरमच्छ का उत्पात मचा हुआ है। गंगा के बाद अब बागमती नदी में भी मगरमच्छ को देखा गया। नदी में मगरमच्छ देखने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नदी में जाने वाले और नदी के किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। मगरमच्छ मिलने के बाद इसकी सूचना गांव वालों ने जिला प्रशासन और वन विभाग को दी है। बताया गया कि बीते दिन बागमती नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई थी। अब नदी के जल स्तर में गिरावट आ गई है। इसके बाद गंगिया गांव के पास बड़ा सा मगरमच्छ पानी में तैरता दिखा। लोगों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। लोगों को नदी में तैरने और नहाने से परहेज करने को कहा गया है। जानवरों को भी नदी की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। मगरमच्छ कभी पानी में तैरता है तो कभी झाड़ियों की तरफ चला जाता है। मछली पकड़ने वालों पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। गांव वाले बकरी भैंस वगैरह भी नदी की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। पिछले कुछ दिन 1 आध सप्ताह पहले पानी जो आया ना, पानी में मतलब कि मगरमच्छ कहीं से दह के आ गया। हम लोगों मतलब कल भी देखे हैं, 1 सप्ताह पहले भी देखे थे। इस माहौल में ऐसा स्थिति अभी पैदा हो गया है कि लोग नदी किनारे जाने से डर रहे हैं और नदी किनारे जिन लोगों के खास करके घर है उन लोगों को काफ़ी डर है। पूरा दहशत का माहौल फैला हुआ है। और हम लोगों के यहाँ किसान वर्ग के लोग हैं, मवेशी के चारा के लिए, मवेशी के लेके पानी पिलाने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं। उस लोगों को तो आगाह कर दिए है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कितना लोगों को घुमा फिरा के किया जाए। हालांकि अब तक तो ऐसी घटना नहीं घटी है, कहीं कोई सूचना नहीं दी, लेकिन ऐसा देखा गया है। 2-3 बार नदी में मगरमच्छ देखा गया।
जो ग्रामीण जो है जो भी नदी किनारे जाते हैं मतलब नदी किनारे बसे हुए हैं मवेशी के चारा लाने या पानी पिलाने जाते हैं उन लोगों को आगाह कर दिया गया है। कितनी लंबाई होगी लगभग? मगरमच्छ के 7 से 8 फीट। हाँ, बागमती नदी में है, वो देखे है, बहुत इंसान देखा है उसको कि कभी किनार में बैठ जाता है, सुबह कर बालू के ऊपर बैठ जाता है, वैसे दिनादिन ही दिखाई दे रहा है। बल्कि उसको भय को मारे, भय को लिए कोई शिकार करने नहीं जा रहा है। धंधा अपना बंद किए हुए। इस पर प्रशासन कुछ शासन नहीं दे रहा है कि नदी को अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई सोचना नहीं दे रहा है। कब से घूम रहा है? अब ये तो मालूम, कोई तो कम से कम 15 दिन पहले से खबर है, जानकारी है लोगों के कि सबसे पहले तो गंगिया पुल पर जानकारी हुआ, उसके बाद नवादा अंदावा में आकर दिखाई दिया, उसके बाद पतारी में आ गया। ये 4-5 दिन पहले भी पतारी में लोग देखे हैं, 4 रोज पहले किनारे में बैठे हुए। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मछली पकड़ते हैं, बल्कि मछली पकड़ने के लिए उसको भय से कोई किनारे जा नहीं रहा। अभी तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा सूचना मिली है कि पीपा पुल और गंगिया पंचायत के बीच मगरमच्छ देखा गया है। कभी पानी में घूमता है और कभी बाहर निकल गए। तो हम लोग प्रशासन को भी सूचित कर दिए हैं कि मगरमच्छ को पकड़ने का अपने स्तर से प्रयास करवाया जाए। और मछुआरों को भी निर्देश दिया गया है कि बागमती नदी में मछली पकड़ने के लिए न जाए, बच्चा भी स्नान करने न जाए। और जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से भी सब बच्चों को, आम पब्लिक को नदी में नहाने के लिए न भेजें और अपने स्तर से भी सब पब्लिक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए। शासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। खबर किया गया है, प्रशासन अपने स्तर से इसका पकड़ने के लिए प्रयास कराने का व्यवस्था कर रही है। तो प्रशासन की बात है, कब तक सावन की 5वीं सोमवारी पर हजार शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवरियों के साथ सैकड़ों डाक और बाइक बम भी बाबा के दरबार में जलार्पण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम रहा। पुलिस कर्मियों के साथ सेवा दल के सभी सेवक भी मुस्तैद रहे। रविवार की रात से ही बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक शुरू हो गया। रात करीब 8 बजे अर्घा से जलार्पण शुरू किया गया। सुबह में बारिश के बावजूद स्थानीय शिव भक्तों की लंबी कतार लग गई। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि इस वर्ष 2 माह के सावन में 8 सोमवारी होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है, इसलिए कांवरियों की संख्या काफी कम है। ये मिला जुला भीड़ कहेंगे, कांवड़ियों की संख्या कम थी क्योंकि 8 सोमवारी पड़ा है इस बार 2 मास के कारण, तो कांवड़िया बट गए हैं, 8 सोमवारी बट गए हैं। लेकिन संभावना हमारी जो एक ये भीड़ 7वीं में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये शुद्ध सावन की 3री सोमवारी पड़ रही है और ये तो अधिक मास का है, पुरुषोत्तम मास का ऐसा है। लेकिन इसमें भी इतनी भीड़ हो रही है तो बड़ी जागरूकता है भक्तों के बीच में। तो पिछले मैं जितनी उम्र हो रही है, पिछले मैं 2 मास देख चुका हूँ। श्रावण मास का ऐसा हर तीसरे साल 2 मास कोई न कोई मास का होता है। श्रावण मास के 3-4 देख रहे हैं, 2005 में पर आता है तो उसमें भीड़ होती ही नहीं थी, 10 लोग भी नहीं आते थे। और आज 10,000 से ज़्यादा लोग का 20,000, 25,000, 30,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो भक्तों के बीच भक्ति बढ़ी है और भक्त आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, 8 सोमवारी तो 8 में बटेंगे, संख्या तो वही है, उसी ढंग से चल रहा है, सभी का जल चल रहा है। और सेवा दल, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मिलकर के सबके कमरे को सेवा कर गया और जल चढ़ा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोकल भक्त गेट पे जल चढ़ा रहे, पूजा कर रहे हैं, अर्घा से नहीं। देखिए, ये नियम मेरा लगाया हुआ नहीं है और ये नियम सरकार से है, जिला प्रशासन से है, प्रशासन से है, तो उसमें मेरा बोलना उचित कतई नहीं है।
सावन के सोमवारी का कितना महत्व है जल चढ़ाने से? अगर शिव तो हर दिन प्रसन्न हो जाते हैं एक लोटे जल से, और शिव सही में सेवा से खुश होते हैं। जो शिव के आश्रित होते हैं वो सेवा पर से खुश होते हैं। लेकिन महादेव को अगर एक बेलपत्र और एक लोटा जल मिल जाता है तो उसमें उनकी सारी मनोकामना, बड़ी सरल देवता हैं और बड़ी सरलता से ये शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी राक्षस हुए हैं सबके आराध्य शिव ही रहे हैं, और संहार भी शिव ही किए हैं। राक्षसों का संहार भी शिव परिवार ही किया है। लेकिन बहुत सरल देवता हैं, नियम से चलने वाले देवता हैं। आप श्रद्धा से एक लोटा जल एक बार शिव से कह देंगे, ओम नमः शिवाय कर देंगे, तो बाबा आपकी सारी मनोकामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शुरू हुआ बिहार में भाईचारा यात्रा सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। भाईचारा यात्रा के संयोजक एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर चंदवारा की छित भगवतीपुर स्थित एक विवाह भवन में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक कर उनसे बिहार में भाईचारा कायम रखने की अपील की। एमएलसी खालिद अनवर ने बताया कि 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा बिहार में भी जिस प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ घटनाएं हुई है, उस तरह के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाएं कर सकती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस भाईचारा यात्रा की शुरुआत की गई, जो बिहार के अन्य जिलों में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय को भाईचारा की पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले तत्वों से दूर रखें और सौहार्द फैलाएं। देखिए, कारवाने इत्तेहाद और भाईचारा समाज में अमन रहे, समाज में भाईचारा बना रहे, इसके लिए निकाला गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो समाज में नफरत बांटती है, समाज को तोड़ने की कोशिश करती है और इसी के ज़रिए सत्ता हथियार लेती है, इस वायरस को बिहार में फैलने नहीं देना है। कई बार बीजेपी कोशिश कर चुकी है कि इस तरह का दंगा फसाद कराया जाए, लोगों के दिलों में नफरत बांटी जाए। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, और जो हमारा देश है, महात्मा गांधी का देश, सरदार पटेल का देश, डॉक्टर अंबेडकर का देश और मौलाना आज़ाद का देश, जो साझी विरासत है हमारे पूर्वजों की, उसी विरासत को लेकर आगे बढ़ना है। हमको भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्त कराना है, इसी के लिए ये कारवां चल रहा है। जमात की बात करने वाली जदयू चुनाव आते आते जात की राजनीति क्यों करने लगी, खासकर मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, हम जमात के लिए, हम कोई मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग आपस में भाईचारा बनाएं। भाईचारा सिर्फ मुसलमानों में नहीं होगा, भाईचारा आपको दलितों के साथ करना है, बैकवर्ड के साथ करना है, फॉरवर्ड हिंदुओं के साथ करना है, सबके साथ भाईचारा बनाना है। तो इसमें एक जमात की बात, एक जात की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंसानियत की बात है, पूरी मानवता की बात है। और यही बात जनता दल यूनाइटेड शुरू से करती रही। कैसा बढ़ाएंगे भाईचारा? जो कमियां हम दूर करेंगे उसको, जिन चीज़ों की वजह से लोग नफ़रत फैला देते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके हम अपने अंदर से हम देखेंगे कि हमारे भाई का अगर त्यौहार है तो हम जाएं, अगर मंदिर हमारे मोहल्ले में तो हम उसकी हिफाजत करें, अगर पूजा हो रही तो वहाँ मुसलमान जाके खड़े होकर पूजा करवाएं, शादी ब्याह उसमें शरीक हों, और ये सब चीज़ें आपस में मेल जोल बढ़ाने से ये सब भाईचारा हमारी बढ़ेगी। नूह और बरेली जैसी घटना बिहार में ना हो, उसके लिए उसी की ये कोशिश है। देखिए, बिहार में कभी ऐसी घटना नहीं हो सकती, चूँकि वहाँ इतनी नफरत भर दी गई है हमारे नौजवानों के दिमाग में कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, कि एक सीधा साधा नौजवान जाकर के कत्ल कर देता है। तो वो नफरत न बढ़े बिहार में, उसी की कोशिश हो रही है कि कोई भी हो, अशोक हो या अब्दुल्ला हो, सब हमारे हैं और इन सब को मिलजुल के रहना है, भाईचारा बना के रहना। मुजफ्फरपुर के आसफ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चले स्तनपान जागरूकता सप्ताह का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गरीब तबके के लोगों के साथ प्ले स्कूल ने भी अपना योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने समाज सेविका अंजू लाल और अनीता श्रीवास्तव के साथ ही साथ मिठनपुरा स्थित किड्स प्ले सेंटर के प्रिंसिपल प्रांजल श्रीवास्तव और चकवासू स्थित किड्स कैनब्रिज के प्रिंसिपल
सवाना बानो को खास धन्यवाद दिया। वहीं प्रांजल ने कहा कि यह हमारे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, ताकि किड्स प्ले के बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी आश्वस्त हो सके। आसफ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधाओं के द्वारा हम सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य में भी योगदान देते हैं। आसफ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने दोनों समाज सेवी और दोनों स्कूल्स के प्रिंसिपल को सम्मानित किया और उन्हें आसफ से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ पे आसफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने यहाँ पे विश्व स्तनपान दिवस या वीक सप्ताह का हम लोगों ने मनाया, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर के विभिन्न वर्गों के समाज से लोग माँ और अपने बच्चों को लेकर आए और उन्होंने स्तनपान के ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को जाना। साथ में हम लोगों ने उनका जनरल चेकअप भी किया और उनको ज़रूरी सलाह माँ और बच्चों दोनों को दिया गया था। उन्हें यह भी बताया गया कि इस अस्पताल में आयुष्मान भारत की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं और हर तरह के इलाज की सुविधा है, जिसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी हर माँ को और जिनके पास भी 5 साल के तक के बच्चे हैं उनको होनी चाहिए, और इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हम लोगों ने इसे सफलतापूर्वक मनाया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आसफ हॉस्पिटल का, और पूरी टीम का थैंक यू बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने सबका ख्याल रखा है, पूरे स्कूल की टीम का, और जो भी फैमिलीज़ आई थी, बच्चे आए थे, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मनीष जी, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरा कैंपेन जो चला है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है हमारे पेरेंट्स को और सबको ना। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आसफ हॉस्पिटल की थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया फ्री हेल्थ चेकअप। This should be done everywhere and it is very cooperative for our school. So thank you for this. जी, हमारे स्कूल का नाम किड्स कैम्ब्रिज है। मैं सारे लोगों को, सारी माँओं को ये संदेश दूंगी कि स्तनपान बहुत ज़रूरी है, इसको हमेशा करवाएं। ये आपको पहले के जैसा फिजिक लाने में मदद करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान न कराने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मदर को भी। बच्चे को तो ये यूज़फुल है ही, माँ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। उनके बॉडी शेप को लाने के लिए, उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए स्तनपान ज़रूरी है। हम लोग अभी विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे थे आसफ हॉस्पिटल के अंदर, और काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा हम लोगों का। काफ़ी संख्या में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हमारे पास पहुँचे, खास करके बच्चे जो कि 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी माएँ और बहुत सारी उनकी दादी और नानी भी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हमें बहुत अच्छा लगा, समाज ने हमारा प्रोत्साहन किया, हमें इतनी ज़्यादा संख्या में आकर करके आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों को करने की प्रेरणा दी है और प्रोत्साहित किया है इन लोगों ने। क्या कुछ लोगों को संदेश दिया गया है? सप्ताह भर में हम लोगों ने हर रोज़ सोसाइटी के अलग अलग विभिन्न स्टाटा के लोगों के बीच में बातें रखी स्तनपान के महत्व के बारे में, जो धीरे धीरे महिलाओं में जो माएँ हैं उनमें विलुप्त होती जा रही है। कुछ कारणवश, कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी, कुछ और भी मेडिकल कॉजेज़ रहते हैं, कुछ भी इस कारण, लेकिन जो माँ का दूध है अमृत है, अमृत समान नहीं हो, अमृत है, तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। अगर माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसमें बहुत सारी एलर्जिक समस्याएं नहीं होती हैं। आजमा की बीमारी जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं, या फिर जो दम फुल्ली की शिकायत है, उसमें अगर बचपन से माँ का दूध कोई भी एकदम पहले दिन से पी रहा है बच्चा, उसमें इसकी संख्या या इसके होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। उसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि जो माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम रहता है, वो समझिए कि एक तरह का वैक्सीन है। जो हम लोग वैक्सीन, अलग अलग तरह की वैक्सीन देते हैं लोगों को, बच्चों को, तो वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर वैक्सीन है जो कि बच्चों की रक्षा करता है, विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा करके। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। गली मोहल्लों तक में कुत्तों के झुंड दिखाई देते हैं। सदर अस्पताल में प्रतिदिन कुत्ते काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम के स्तर से कुत्तों को पकड़ने और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। एक दिन में 60 से 70 लोगों को एंटी रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं।
सदर अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक लोग एंटी रेबीज टीके लगवाने के लिए आते हैं और एक व्यक्ति को 3 टीके लगाए जाते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जिले में फिलहाल एंटी रेबीज के पर्याप्त डोज उपलब्ध है। ये तो हेल्थ का समस्या नहीं है, हेल्थ का समस्या है उनको वैक्सीन उपलब्ध कराना, तो उसमें हम पीछे नहीं है। वैक्सीन सब लोगों को मिल रहा है, लग रहा है। अब है कि इस सामाजिक थोड़ा सा लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है कि कुत्तों पर कैसे नियंत्रण करें। हमारा कुत्ते जितने हैं उनको क्या हो, कैसे कंट्रोल किया जाए। मेयर महोदया और डिप्टी मेयर महोदया के माध्यम से भी कुछ हो रहा है कि उन लोगों का कुछ ऐसा उपाय हो कि जिनका पगलाने की संख्या या लोगों को काटते हैं उसकी संख्या घट सके। उन लोगों के स्तर पर भी, नगर निगम स्तर पर भी कुछ प्रयास चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोगों को शहर आकर के लेना पड़ रहा है इंजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा व्यवस्था किए हुए एकाध प्रभारी के क्षेत्र में कहीं ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यवस्था किए हुए हैं कि राज्य में जो दवाएं उपलब्ध होंगी वो हमारे जो केंद्रीय भंडार है उसमें रहेगा। केंद्रीय भंडार में जो दवाएं रहेंगी वो सभी प्रखंड में उपलब्ध रहेगा और कहीं कोई रोक टोक नहीं है, किसी को किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है कि बीपीएल को देना है, एपीएल को देना है, पैरवी वाले को देना है। जिसको भी कुत्ता काटा है, जिसको लगा कि यहाँ कुत्ता सियार जो भी काटा है उसको सुई की ज़रूरत है, ARV देने की ज़रूरत है, उसको एकदम पड़ रहा है, सब जगह पड़ेगा। एकाध ब्लॉक का कहीं अगर चिन्हित हो तो आप लोग संज्ञान में लावेंगे। मैं उस प्रखंड विशेष को मैं देखूंगा कि आखिर वहाँ क्यों समस्या ऐसा है। डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार के प्रकोप से निजात के लिए मुजफ्फरपुर में 10 अगस्त से फॉगिंग शुरू होगा। इसके अलावा एंटी लार्वा केमिकल का भी छिड़काव शुरू होना है। इसे लेकर सोमवार को सदर अस्पताल के कंट्रोल रूम में सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा और डॉक्टर सतीश कुमार ने छिड़काव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। जिले में मानसून की शुरुआत हो गई है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में मच्छर और मक्खी का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार के चपेट में लोग आ सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक मुजफ्फरपुर में एक भी डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार के मरीज की पहचान नहीं हुई है। इसके बावजूद विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि एंटी लार्वा केमिकल को जमे पानी और नालियों में छिड़काव किया जाना है। 10 तारीख से IRS का प्रस्तावित डेट है 10 अगस्त से। इसमें 56 स्क्वाड मेरा पूरा जिला में है। एक प्रखंड छोड़ करके मुरौल, जहाँ 3 साल से कोई कालाजार का केस नहीं पाया गया है, इसलिए मुरौल वंचित हो गया है। 15 प्रखंड में 10 अगस्त से छिड़काव करने के लिए है। उसी में है जो सुपीरियर फील्ड वर्कर होते हैं, SFW बोलते हैं, उन लोगों की हम लोग प्रशिक्षण के लिए बुलाए हुए थे। किस तरह का निर्देश? सब लोगों को निर्देश दिया गया है कि कालाजार का एलिमिनेशन हमारा जिला में हो चुका है, बिहार से करीब करीब हो चुका है एलिमिनेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि एलिमिनेशन हो गया है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एलिमिनेशन को कैसे हम लोग सस्टेन करें। और उस सस्टेन करने के लिए हमारे पास में 2 ही टूल है, जिसमें एक पहिल का टूल जो है सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि कैसे बालू मक्खी पर हम लोग विजय पावें। अभी बालू मक्खी पर नियंत्रण पा गए हैं, कि नियंत्रण पाए हुए रह सकें, इसलिए अच्छा से अच्छा IRS हम लोग करावें, अच्छा छिड़काव हो, गुणात्मक छिड़काव हो, उसी के इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ये दोनों टूल मिला करके एलिमिनेशन को हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। का जो शिविर है, जो केंद्र है, वहाँ पर भी जागरूकता अभियान चला है। सर, जागरूकता अभियान के लिए अभी जो यहाँ हमारे यहाँ गरीब स्थान में जो कांवर लेके लोग आते हैं, शनिचर, इतवार और सोमवार के जो कैंप लगता है, मेडिकल का हो, प्रशासन का हो, तो हम लोग इकट्ठे मिल करके डेंगू के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे स्टाफ को रखे हुए हैं। बैनर्स वगैरह लगा हुआ है, पम्फलेट कुछ दे दिए हैं, जो कि उसके द्वारा ये कुरन्नी में बाग तक का है। उसके बाद एक बीच में यक्ष्मा का शिविर है। उसके बाद RDS कॉलेज से लेके गरीब स्थान तक चुनिंदा जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पे बैनर और पोस्टर का हम लोग डेंगू प्रचार प्रसार के लिए जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें सहयोग करें। विशेष रूप से कितने कर्मी हैं जो इस कार्य में योगदान दे रहे हैं, खासकर जागरूकता को लेकर, क्योंकि बारिश की भी संभावना है। बारिश तो हर प्रखंड में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया हुआ है और जागरूकता को लेकर के जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा हुआ है कि स्कूल में बच्चों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगल बगल के पास में लोगों को, सारे लोगों को जागरूक करें। हम लोग यहाँ पे WHO के माध्यम से एक मेडिकल अफसर और ANM वगैरह को प्रशिक्षित ऑलरेडी कर चुके हैं सभी प्रखंड से, और सभी प्रखंड से ये लोग प्रशिक्षित होकर अपने अपने प्रखंड में बचे हुए डॉक्टर्स, बचे हुए जो ANM हैं, आशा हैं, सबको प्रशिक्षित करेंगे और इस तरह से ये प्रचार प्रसार का सारे लोग। पूर्व मंत्री रामसूरत राय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके ऊपर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। मामला मुजफ्फरपुर के खानपुर गांव का है।
पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि वहां के चौधरी परिवारों को जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां से लोग जमीन बेचकर दूसरी जगह जा रहे हैं। पूर्व मंत्री के इस बयान का पूरे इलाके में चर्चा होने लगा। स्थानीय लोगों ने रामसूरत राय पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। बताया कि हथौड़ी के खानपुर गांव औराई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यह मुस्लिम आबादी वाला गांव है, लेकिन गांव में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी कोई घटना नहीं हुई। पूर्व मुखिया जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक उर्फ चमेली ने सभी समाज को एकत्रित कर पूर्व मंत्री रामसूरत राय के बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस गांव में हमेशा से शांति सौहार्द कायम रहा है। पूर्व मंत्री ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया गया और न गांव की जमीन बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रामसूरत राय के बयान पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को जमीन बेच के वहां से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब मीडिया के लोग उनकी मदद करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रामसूरत जी औराई के विधायक हैं और औराई विधानसभा क्षेत्र में खानपुर गांव हथौड़ी पंचायत भी आता है। और उनको यही पता नहीं है कि खानपुर गांव में आखिर कितना कलवार है। हमारे यहाँ कोई चौधरी ही हमारे यहाँ का कलवार है। कलवार लोग ही चौधरी बोलते हैं। और मेरे गांव में उनके ज्ञान वर्धन के लिए हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 5 घर चौधरी लोग हैं और 7 घर लोहार है और पासवान 8 घर है और राम लगभग 12 से 15 घर है इस गांव में। और सब लोग आज से नहीं, एक जमाने से आपस में भाईचारा का संबंध है, सबका भाई भतीजा का संबंध है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग यहाँ जी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी के खिलाफ कोई किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है किसी को गांव छोड़ के जाने पर। यहाँ पर देवेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं और ये विजय चौधरी बैठे हुए हैं। आप इन लोगों से पूछ लीजिए। लोहार हैं यहाँ पर जो है सो नंदन ठाकुर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। बल्कि जब भी इन लोगों पर कोई परेशानी कोई मुसीबत आई है तो गांव के लोगों ने यहाँ के समाज ने बड़ी मजबूती से इन लोगों का सहयोग किया है, इन लोगों का साथ दिया है। हमारे यहाँ के हिंदुओं के साथ मुसलमानों का। उसके बावजूद पूर्व मंत्री का ये कहना कि वहाँ जो है सो घर बेच के जमीन बेच के भागने पर मुसलमान मजबूर कर रहा है, ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की ये बहुत बड़ी साजिश उनके द्वारा रची जा रही है। इससे पहले भी उनका 2-3 बार बयान आ चुका है खानपुर के संबंध में, तो हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन अभी जो देश में चल रहा है, जो मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादी है, चाहे आप नूह में जो घटना घटी है, मेवात में जो घटना घटी है, आप इन तमाम घटनाओं का जब आकलन करिएगा तो आपको लगेगा कि रामसूरत जी का ये बयान उसी परिप्रेक्ष्य में है। वो चाह रहे हैं कि मुसलमान की एक बड़ी आबादी है उसको टारगेट किया जाए। और इनकी ज़मीन औराई में घसक चुकी है। ये चुनाव अब जीतने वाले नहीं हैं। इनको ये अंदाज हो गया है कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए वो खानपुर गांव को टारगेट करके और यहाँ आपसी सौहार्द बिगाड़ के ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दंगा करा के या फिर से हम चुनाव जीत लें। इसकी इन्होंने ये साजिश रची है। तो उसमें इन्होंने हिंदू मुसलमान किया था, इन्होंने हिंदू मुसलमान जरूर किया था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। जो उम्मीदवार थे उनको वोट 52,000 वोट मिला, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे उनको, और इनको ज़्यादा वोट मिला, ये चुनाव जीत गए। लेकिन कोई आपसी तनाव या आपसी झगड़ा या कोई जो है सो चुनाव के बाद किसी तरह का कहीं पूरे औराई विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। सब लोग जिस तरह से मिलजुल करके रहते थे उस तरह से मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन इनका प्रयास निरंतर है कि यहाँ जो है सो झगड़ा लड़ाई हो, ये इनकी कोशिश है। तो ये दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए हम जो है सो
अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, और उनको ये बात याद रखना चाहिए कि भाजपा की सरकार यहाँ नहीं है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और माले के गठबंधन की यहाँ गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस का भी गठबंधन में है और कई पार्टियां हैं, तो सब गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार जी इसके मुखिया हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि औराई विधानसभा पर खास नज़र रखा जाए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा आग लगाने के लिए आतुर बने हुए हैं। और बिहार के डीजीपी से, मुजफ्फरपुर के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, बगल में थाना है, हम हथौड़ी थाना से, तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस बात पर पूरी नज़र रखी जाए। और इन्होंने जो मैंने प्रेस रिलीज दिया है, उस प्रेस रिलीज का आकलन किया जाए और जांच कराया जाए। जांच में बात अगर साबित होती है तो यहाँ के हिंदुओं पर अगर कोई दबाव कोई बनाया है तो उस दोषी को भी सजा दिया जाए, और नहीं तो ये जो भाजपा के विधायक जो लगातार सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोगों को कुछ नहीं पता ही नहीं था कि ये सब है माहौल में। हमें कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। किस तरह के माहौल में जीते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया माहौल में जीते। पूरा मुस्लिम का आबादी है। हाँ। दिक्कत देता होगा ये? नो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लोग रहते हैं? किसी दुख उख में हो गया तो? कुछ भी सब साथ देते हैं हमारा। सब साथ देते हैं। कहाँ घर पर है? खानपुर। कौन से मतलब जाति से आते हैं? चौधरी। मंत्री जी बोले हुए थे कि चौधरी को प्रताड़ित किया जाता है। ये हमें मालूम नहीं। शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन की चर्चा इन दिनों काफ़ी हो रही है। यह फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। रविवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित अपने आवास पर फिल्म चंपारण मटन की अभिनेत्री फलक खान ने फिल्म की कहानी बताई। फलक ने बताया कि फिल्म की कहानी ऐसी गर्भवती महिला की है जिसके पति की नौकरी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से चली गई है, मगर प्रेगनेंसी में एक दिन उसे चंपारण का मशहूर मटन खाने का मन होता है। अब गरीब परिवार में 800 रुपये किलो वाले बिकने वाले मटन को कैसे खरीदा जाए, इसी थीम पर फिल्म को खूबसूरती और इमोशन के साथ FTII में पढ़ाई कर रहे रंजन कुमार ने बनाया है। आपको बता दें कि चंपारण मटन एक शॉर्ट फिल्म है जो ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड की नैरेटिव कैटेगरी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय शॉर्ट फिल्म है। मुजफ्फरपुर की बेटी फलक खान ने बताया कि 18 वर्षों की मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है। माता पिता की मर्जी से MTech करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया का रास्ता चुना और अपनी मेहनत से यह सफलता पाई है। फलक ने कई शॉर्ट फिल्मों के अलावा धारावाहिक में भी काम किया है, लेकिन चंपारण मटन उनकी अब तक की उपलब्धि में मील का पत्थर साबित हुई है। फलक का कहना है कि OTT के आने से छोटे शहरों के कलाकारों को भी अब काम मिलने लगा है। OTT पर स्टार नहीं, कलाकार काम करते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम फलक खान है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ पे आए और मुझे इतना प्यार देने के लिए और इतने दिनों तक इतना प्यार देने के लिए। जब से ये खबर बाहर आई है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और मेरे बारे में पहले तो सिर्फ जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे मिले हैं उसके बारे में मैं बात करती हूँ, फिर आगे पीछे के जैसे आपके सवाल हो उसके हिसाब से। चंपारण मटन जो मुझे लग रहा है कि पीछे हम देख भी सकते हैं पोस्टर में, आज सेमीफाइनल्स में है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और देश भर से प्यार और इज़्ज़त हमें मिल रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले पूरी टीम को आपके प्लेटफॉर्म से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये पूरी टीम की मेहनत है। ये FTII की बनी फिल्म्स हैं। FTII में डिप्लोमा फिल्म होती है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बनाते हैं। हमारे कॉलेज के सीनियर MIT के सीनियर रंजन कुमार, उन्होंने ही ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट किया है और एज ए डिप्लोमा के एग्ज़ाम के तौर पे ये फ़िल्म बनाई गई। और ये फ़िल्म इतनी मेहनत से बनी और इतनी अच्छी बनी कि FTII इंस्टीट्यूट ने ये डिसीजन लिया कि बाकी और भी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्म्स बनी थी, लेकिन ये फ़िल्म इतनी अच्छी बनी हर तौर पे। अगर मैं बोलूँ कि जिन लोगों ने भी ये फ़िल्म देखी है बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है,
कुछ लोगों ने, मुझे लगता है प्राइवेट यहाँ पे भी बैठे हुए कुछ लोगों ने देखी है फिल्म। हाँ जी, तो मतलब बहुत तारीफ़ हुई है प्राइवेट स्क्रीनिंग्स वगैरह। मैं कोशिश करूँगी कि एक प्राइवेट स्क्रीनिंग अरेंज हो सके तो उसमें हमारा जो अभिनय हुआ है उसके लिए बहुत तारीफ़, डायरेक्शन, राइटिंग, डायलॉग्स और ऑथेंटिसिटी सबकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, आभार। और ये फ़िल्म जो है ऑस्कर्स की एक स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड होती है, उसमें करीबन इस साल 2023 में दुनिया भर से 2400 से भी ज़्यादा फिल्म्स गई हैं, जिसमें से नॉमिनेशंस में गई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है उनका, और उसमें से करीबन 63 फिल्म सेमीफाइनल्स में पहुंची है, जिसमें इस एकेडमी अवार्ड के अंदर 4 श्रेणी में है, अलग अलग श्रेणी है। जो हमारी फिल्म है वो नैरेटिव श्रेणी के अंदर क्वालिफाइड है, जिसमें से टोटल 17 फिल्म्स हैं। तो देखा जाए तो 2400 में से हमारा 17 फिल्म्स का सिलेक्शन है और 17 फिल्म में हम लोग सेमीफाइनल्स में हैं, और उसमें से फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड जो है हमारा फाइनल्स में जाएंगे। तो ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप सबसे दुआ है, गुजारिश है कि दुआ करिए कि हम लोग ऑस्कर्स इंडिया लेकर आए इस बार। भारत से अकेली फिल्म, भारत से ये एकमात्र फिल्म है जो सेमीफाइनल्स तक पहुँच पाई है। फिल्म किस चीज़ में बेस्ट है? जैसे कि जानते हैं चंपारण मटन, तो ये कहीं ना कहीं चंपारण से जुड़ी हुई कहानी है, कहीं ना कहीं मटन से जुड़ी हुई कहानी है। देखा जाए तो इस कहानी का जो प्लॉट है वो बिहार का है, और जो लड़की है, जैसे मेरा जो घर दिखाया है चंपारण से, और ये बहुत ऐसे मैं ये मौका लेती हूँ बताने के लिए कि मेरा जो घर दिखाया गया है ऑन स्क्रीन चंपारण, और रियल लाइफ में भी मैं चंपारण से जुड़ी हुई हूँ। ये बहुत गर्व की बात है। जो हमारा ददिहाल है, गांव है, वो चोरमा के नाम से है, चंपारण में पड़ता है, तो बहुत फेमस गांव है वहाँ का। तो वहाँ से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत सारे कल्चर्स मुझे वहाँ के भी पता थे। और ऑन स्क्रीन इस फिल्म में भी जो मेरा कैरेक्टर नेम है सुनीता, वो चंपारण की दिखाई गई है लड़की, और एक बिहार की कहानी है। और अगर कहानी की छोटी मतलब अगर मैं बात करूँ कि सारांश में, तो एक लॉकडाउन के बाद की कहानी है। बेसिकली बिहार के लोग चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया है इस फिल्म में। और एक परिवार है जिसमें पति पत्नी और एक छोटी सी बेटी है, और प्लॉट है जस्ट लॉकडाउन के बाद का दिखाया गया है कि लॉकडाउन के बाद अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी आर्थिक हालत क्या हुई होगी। हस्बैंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में था, और काफ़ी समय के बाद अगर आपका जॉब ख़त्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ख़त्म हो जा रहा है और वो परमानेंट नहीं हो रहा है, तो जो भी आपकी सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाती है। तो किस तरीके से आप जो आम खर्च पानी और सारी चीज़ों को करने में क्या दिक्कत परेशानी आती है, उसी बीच में हस्बैंड वाइफ का इतना प्रेम है कि वो हर छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। इसी बीच में एक प्लॉट ऐसा है कि मोहल्ले में कहीं शादी होती है और इस परिवार को इनविटेशन नहीं मिलता है, और जो लड़की है सुनीता है उसको मटन खाने की बहुत ख्वाहिश हो रही है। और एक ये भी चीज़ दिखाया गया है कि जो सावन चढ़ने से पहले, कार्तिक का महीना चढ़ने से पहले वो चाहते हैं कि नॉनवेज खा ले इस फिल्म में, तो वो 2 दिन ही बचा है, तो वो कैसे है कि करके अब तो नहीं खा पाएंगे हम उतना दिन, उसके पहले हमको ला के दीजिए। तो ये एक मीठी सी खटपट और प्यार प्रेम भरी की भी टच दी गई है फिल्म में। और उस 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, ये जब डायलॉग होता है सीन फिल्म में, उस 2 दिन में पैसे नहीं है पति के पास, लेकिन इच्छा भी पूरी करनी है। तो उसमें क्या क्या वो स्ट्रगल करता है, उसमें थोड़ी कुछ कॉमेडी भी है, कुछ मज़ेदार बातें भी हैं, और कहाँ कहाँ अगर जब वो बहुत जगह उधार दिया रहता है, तो उसमें भी जब उधार मांगने के लिए जाता है वापस कि चलो जब उधार दिया है तो वापस तो देंगे पैसे, तो कैसे कैसे लोग आना बानी करते हैं, ऐसा लगता है कि आप उधार मांगने जा रहे हो, अपना पैसा नहीं जाना। तो उसमें भी थोड़ा बहुत कॉमेडी टच दिया गया है। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टोरी की कहानी है। जब कहीं से इकट्ठा करके फाइनली पैसे जुगाड़ कर लेता है वो अपनी पत्नी के मटन लाने के लिए, तो पत्नी घबराती है कि अरे भाई इतना मेहनत से महंगा मटन आया है, तो कैसे बनाए, आप बनाए। तो उन लोग दोनों प्यार से करते हैं कि तुम चंपारण की हो, तो चंपारण स्टाइल का मटन बनाते हैं। तो वहाँ से देखा जाए तो हमारी फिल्म की स्टोरी देखा जाए तो आप
हाँ, बस पहला सवाल और बहुत लोगों का सवाल है मुझे लगता है। फ़िल्म जो है अभी क्योंकि ऑस्कर्स में है और ऑस्कर्स के साथ साथ आज इंटरनेशनल केरला फ़िल्म फेस्टिवल में भी है, जिसकी आज वहाँ पे स्क्रीनिंग भी चल रही है। इनफैक्ट केरला में हमारे डायरेक्टर वहाँ पे गए भी हैं। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत से फेस्टिवल्स में हैं। तो जब ये सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो जाएंगे तो FTIA द्वारा ये फ़िल्म डिसाइड करके एक डेट रिलीज़ की जाएगी। अभी के लिए ये फ़िल्म पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे फेस्टिवल्स की जो क्राइटेरिया होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, नियम, उसके तहत हम लोग नहीं रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फ़िल्म आप प्राइवेट स्क्रीनिंग्स हो रही है, तो बिहार में बहुत जगह प्राइवेट स्क्रीनिंग्स करके दिखाई जा रही है, जो लोग भी देखना चाह रहे हैं। आहुना नाम क्यों नहीं रखा जाता? हाँ जी, आहुना ये चंपारण मटन का असली नाम उसी देखिए दोनों बातें बोलते हैं। चंपारण मटन भी बोला जाता है उसकी, और अहुना मटन भी बोला जाता है। चंपारण मुझे लगता है लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करेगा, ज़्यादा लोग जानेंगे, क्योंकि चंपारण बहुत फेमस जगह है और ऐसे तो पहले से ही काफ़ी फेमस है, और अभी इस खबर और इस चीज़ से और भी ज़्यादा फेमस। एक हम जगह को भी फेमस कर रहे हैं। हमारे बिहार का एक बहुत फेमस जगह है चंपारण, मतलब एक पोर्शन फेमस कर रहे हैं हम पूरे दुनिया भर में। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जिस मैंने एक फ़िल्म की है जो बिहार में इत्तेफाक से हम लोग शूट कर रहे थे, उसी बीच ये न्यूज़ भी आ गई। DFO फिल्म की शूटिंग अभी हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट की है 2-3 दिन पहले, और अब ये सारी चीज़ें आई हैं तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर से प्यार मिल रहा है, साथ में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी मिल रहा है। तो अभी फाइनल तो हम लोगों ने मतलब अभी नहीं किया है, तो इसलिए ऑफिशियली नहीं बता पा रहे, लेकिन बहुत प्यार है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं हमें। तो मैं अभी जैसे मुंबई जाऊँगी और हमारे प्रोजेक्ट्स लॉक होते हैं तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। हाँ बिल्कुल, मौका आया है और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब बिहार के अब हम जो सपोज ए ग्रेड बॉलीवुड जो मेन स्ट्रीम सिनेमाज बनते थे, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के सिनेमाज बनते थे, उसमें क्या है कि जो हिट है, जो फेमस है, उन्हीं के लोगों को ज्यादा काम मिलता था। OTT में क्या है, क्वांटिटी बन गई है। अभी क्या है ना कि कलाकार के तौर पे कलाकार की बहुत वैल्यू है। पहले क्या था, स्टार की बहुत वैल्यू होती थी कि सुपरस्टार कोई है। अभी क्या है कि आप नए नए चेहरे देखोगे, आप पहचानोगे कि अब ना एक्टर्स का जमाना है। सुपरस्टार्स तो जो हैं वो है ही है, बट अभी के जो चीजें हैं, अब लोग कलाकार को बहुत मतलब इज्जत देते हैं, पसंद करते हैं, अगर आप करते हैं तो। हाँ, और आप सब यहाँ पर आए हैं, उसके मैं अभी बताया कि पहले इंजीनियरिंग से बहुत पहले से ही मुझे इंजीनियर किया आपने, MBA किया, फिर फिल्मों में कैसे? क्योंकि देखिए जहाँ आपकी ख्वाहिश होती है, मतलब मुझे लगता है जो आप मतलब जो शाहरुख साहब का हमारा डायलॉग भी है, सच्चे दिल से आप किसी को चाहते हो तो शिद्दत पूरी कायनात आपको मिलाने में कोशिश में लग जाती है, जो हमारा बहुत फेमस डायलॉग भी है। तो उस शिद्दत से मैं बचपन से चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन जो चीज़ें हैं कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, मुजफ्फरपुर एक छोटा शहर है, तो जब मैं मतलब बड़ी हो रही थी तो उस टाइम पे एक्टिंग को एज करियर अपॉर्चुनिटी शायद मुझे नहीं लगा कि शायद ये लगता था कि मेरा एक सपना ही है और एक शौक के तौर पे कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे लगा कि नहीं, ये सिर्फ एक शौक के तौर पे नहीं है, मैं इसको एज अ करियर बनाना चाहती हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं है। और दूसरी तरफ मतलब हमारे, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली का जो मेरा माहौल हमेशा एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा था। हमारे फादर हैं डॉक्टर AR खान, प्रोफेसर हैं। हमारी मदर बैठी हैं डॉक्टर किशोर अजीज खान। तो आप सोचिए डॉक्टर और ये MBBS वाले डॉक्टर्स नहीं है, डबल PhD वाले डॉक्टर्स हैं। और हमारे भाई साहब भी हैं, उन्होंने भी MBA MTech किया है। तो ये पहले से था कि मुझे लगता है कि एजुकेशन तो करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आप UPSC कर सकते हो। ये 2-3 ऑप्शंस थे मेरे साथ। तो लेकिन ये उसी तहत, और एजुकेशन थोड़ा अच्छा था मेरा। तो आगामी फिल्म फेस्टिवल की तैयारी को लेकर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग ने मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित कार्यालय में बैठक की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 4 वर्षों से प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल आयोजित करती है, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म का पुरस्कार वितरित करती है। रविवार को बैठक के माध्यम से पोस्टर रिलीज की गई। संघ के महानगर प्रचार विभाग के प्रमुख विवेक ने बताया कि फिल्म का मनुष्य पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए समाज में फिल्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहित में बनी फिल्म, बाल विकास से संबंधित फिल्म, महिला सशक्तिकरण से संबंधित फिल्म को चुनकर पुरस्कृत करती है।
अगला फिल्म फेस्टिवल वर्ष 2024 में आयोजित होगा, उसी की तैयारी की जा रही है। पुरस्कृत फिल्मों के बीच में वितरण की जाएगी। बच्चों के लिए खास करके बनाया गया वीर बच्चों से रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंट्री है, उनके उत्थान के लिए किया गया कार्य पे कोई डॉक्यूमेंट्री है, उसको एक विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। और इस माध्यम के द्वारा हम फिल्म, जो कि आप जानते हैं समाज का एक आईना होता है, और समय जो भूत भविष्य और वर्तमान में जो भी घटनाएं घट रही है, जो विमर्श चल रहे हैं समाज के अंदर में, उसको विजुलाइज किया जाएगा। और जो अच्छे ढंग से विजुलाइज करेंगे, हमें आशा है वो पूर्ण रूप से पुरस्कृत होंगे। और उत्तर बिहार से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिल्म वहाँ नामांकित हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। 23, 24 और 25 फरवरी को 2024 को पंचकुला हरियाणा में 5वां चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संघ ने विभिन्न आयामों में, विभिन्न कैटेगरीज में लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स को आमंत्रित किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, समसामयिक घटनाओं पर आधारित सामयिकी और जनजातीय समुदायों से जुड़े हुए लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स हर कैटेगरीज में बुलाए गए हैं। और इसमें कुल पुरस्कारों उनका हम वेलकम करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा नामांकन गए और उत्तर बिहार का फिल्में वहाँ पे पुरस्कृत हो। 6 अगस्त को प्रचार विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक प्रेस वार्ता रखी है। इसमें विषय है कि हर साल की भांति संघ फेस्टिवल करता है, फिल्म फेस्टिवल। संघ के प्रचार विभाग के 9 आयाम में से एक प्रमुख आयाम है फिल्म आयाम। उस फिल्म आयाम के अंतर्गत विगत 4 वर्षों से संघ फिल्म फेस्टिवल करते आ रहा है। 5वां फिल्म फेस्टिवल आगामी 2024 में फरवरी में 23 से 25 के बीच में है। उसी के जो पोस्टर है उसकी रिलीज़ के लिए ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में हम कुछ विषयों पर चर्चा करने हैं। जैसे आज के समय में फ़िल्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे लोगों के बीच, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे परिवार हो, सबके बीच में फ़िल्म का इतना बड़ा सहयोग हो चुका है कि इससे लोग सीखते हैं, समझते हैं। आगे संसार में जो चल रहा है, काल्पनिक अकाल्पनिक घटनाएं सब सामने आती है। इसी को मद्देनज़र रखते संघ के फिल्म आयाम ने फिल्म फेस्टिवल आयोजन कर रही है। फिल्म फेस्टिवल में पूरे भारतवर्ष से अनेक प्रकार के विषयों के ऊपर फिल्म बन के आती है जो राष्ट्र के हित में हो। राष्ट्र चिंता, राष्ट्र समाज में अच्छा कल्याण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, भारत के अच्छे विचारों, समाज में अच्छी चीज़ें आने के जो आती हैं, उसके विषय पे ये फिल्म फेस्टिवल रखा जाता है। पूरे भारतवर्ष से और एक बहुत प्रकार के फिल्म बन के आते हैं। उसके प्रारूप वहाँ पे अच्छे सब बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म मेकर, बेस्ट एक्टिंग सबका अवार्ड दिया जाता है। और ये विषय यही है। और आज जो हम लोग इस उत्तर बिहार प्रांत में बैठे हैं, उत्तर बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर केंद्र में संघ के प्रचार विभाग के अंतर ये प्रेस वार्ता है। भूमिहार महिला समाज की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक होटल में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। महिलाओं ने हरी चूड़ियां और हरी साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई। रिमझिम बरसे सावन कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सावन के गाने पर जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में डांस, गायन, बेस्ट मेहंदी एवं बेस्ट ड्रेस का पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में पटना से आए हुए संगठन की अध्यक्ष मुक्ता शर्मा, सचिव दिव्या शर्मा, उप सचिव नीरू सिंह एवं कार्यकारिणी से नीरा सिंह, वीणा सिंह, ज्योति कुमारी, सुजाता एवं अन्य शामिल हुई। इस अवसर पर रीता पराशर ने कहा कि भूमिहार समाज को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। मौके पर ममता रानी, वर्षा सिंह, मृदुला सिंह, तारन राय, अर्चना, मीनाक्षी मीनल, मोनालिसा राय, रूपम, पल्लवी, कोमल, बॉबी सहित संगठन से जुड़ी दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। जी, आज यहाँ मिलन होटल में, मिलन रेसिडेंशियल होटल में हमारे भूमिहार महिला समाज का सावन मिलन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पटना से भी चल के महिलाएं आई हैं और वो सारी हम लोग भूमिहार महिलाएं हैं। और हम लोग ऐसे ही समय समय पे मिलजुल के और कार्यक्रम करते रहते हैं। और एक दूसरे का जो भी अभी सावन आया है तो महिलाओं के लिए हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और
और इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे मिलजुल के और डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, उसमें विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते हैं जो सभी को गिफ्ट और प्राइजेस मिलते हैं। तो इस तरह हम लोग एक अपनी जाति को मजबूत करते हैं और यहाँ पे हम लोग इंजॉय भी करते हैं। मुजफ्फरपुर के आरबीएम कॉलेज एवं बिहार राज्य अभिलेखागार पटना के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त क्रांति पर मंगलवार को कॉलेज में प्रदर्शनी का आयोजन होगा। प्राचार्य ममता रानी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वंदना सिंह और चेतना वर्मा को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। प्रदर्शनी में भारती वर्मा, संजीत कुमार और शारदा शरण अगस्त क्रांति से संबंधित अभिलेखों की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी शिक्षक, शोधार्थी और छात्रों के लिए उपयोगी होगी। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में अभिलेखों में अगस्त क्रांति के शीर्षक से एक अभिलेख प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें पटना से अभिलेखपाल डॉक्टर भारती शर्मा, डॉक्टर संजीत कुमार और डॉक्टर शारदा शरण आएंगे। वो अगस्त क्रांति के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो भी अभिलेख है वहाँ पटना के अभिलेखागार में, उसकी यहाँ पर एक हॉल में छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए एक प्रदर्शनी लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है और इसका उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सचिव महोदय करेंगे। इतिहास विभाग द्वारा इस सारे कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर वंदना सिंह और डॉक्टर चेतना वर्मा के संयोजन में किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।